तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किया था सुपरपोजिशन पे, उसी पे आधारित एक और न्यूमेरिकल्स देखिए। मान लीजिए बच्चों ये स्क्वायर है और 1 नंबर कॉर्नर, 2 नंबर कॉर्नर, 3 नंबर कॉर्नर, 4 नंबर कॉर्नर, सब पे बच्चों सेम चार्जेस हैं और किसी एक चार्जेस पे टोटल हमको फोर्स चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज है उस पे टोटल फोर्स चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों यहाँ पे? तो बड़ा आसान है। इस चार्ज पे बच्चों स्क्वायर है, इसकी साइड हमने ए मान ली। इस चार्ज पे तीनों चार्ज फोर्स लगाएगा। जैसे यह वाला चार्ज कहाँ फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का। अगर निगेटिव रहता तो अट्रैक्शन का लगाता। यह चार्ज भी रिपल्सन का लगाएगा। यह चार्ज जो रिपल्सन का लगा रहा है वो कितना होगा कि पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, यानी स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यह वाला रिपल्सन का फोर्स कितना होगा बच्चों? कि पहला गुना दूसरा ए स्क्वायर। और यह वाला भी तो चार्ज बच्चों रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है इसी लाइन पे आगे की तरफ। तो यह कितना लगाएगा? कि पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी रूट 2a, यानी रूट 2a का होल स्क्वायर। ये आपको 3 फोर्सेस लग रहे हैं 3 नंबर के कॉर्नर्स पे। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी कभी कभी एग्जामिनेशंस में आपके पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए कैसे इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे 3 फोर्सेस एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो 2 ही फोर्स जोड़ने का है। 2 से अधिक फोर्स जोड़ना मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो 2 फोर्स को हम जोड़ के इनमें से किसी 2 फोर्स को जोड़ के एक बना लेते हैं। तो इसको हम जूम करके अलग से हम बना रहे हैं। जैसे ये वाला फोर्स देखिए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये वाला फोर्स देखिए ज़रा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल फोर्सेस है बच्चों और इनके पास 90 डिग्री है, तो इक्वल वेक्टर्स है। तो आपको क्या बताया था कि रिजल्टेंट ठीक कहाँ आता है बच्चों? बीचों बीच, यानी कि 90 का आधा 45 पे। और ये कितना हो जाएगा? 2 किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साइन थीटा बाई 2, 2 वेक्टर के बीच के एंगल बाई 2, यानी 45 डिग्री। तो इन 2 वेक्टर्स को हमने जोड़ा बच्चों, तो ये हमारा रिजल्टेंट मिला। और ये कितना हो गया जी? साइन 45 का मान यहाँ पे कितना रखिएगा आप? 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइन 45 का मान 1/√2। तो इन दोनों फोर्सेस को बच्चों हमने जोड़ा, इन दोनों फोर्सेस को अलग से हमने बनाया है ये वाला फोर्स, तो हमको इतना रिजल्टेंट मिला है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ये देखिए ज़रा, इसका ये डायगोनल भी कितने डिग्री पे है बच्चों? 45 पे। ये 45 होगा तो ये भी 45, ये 45 है तो ये भी 45। और इन 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट भी कितना पे आ रहा है? 45। इन दोनों का रिजल्टेंट भी बच्चों इसी पे आ रहा है। और ये जो तीसरा फोर्स है इन दोनों चार्ज के बीच,
वो भी इसी लाइन पे है। तो ये वाला फोर्स जो हमने यहाँ निकाला है और ये वाला फोर्स जो इन दोनों के बीच लग रहा है, दोनों की डायरेक्शंस क्या है बच्चों, सेम। तो यहाँ नेट फोर्स बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट जो यहाँ आया है वो आप लिख लीजिए 2kq² डिवाइडेड बाई √2a² और प्लस ये वाला फोर्स kq² डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2a²। तो फाइनली ये कितना होगा, इसमें कॉमन निकाल लीजिए आप, a² भी देखिए कॉमन निकलेगा, तो ये आ जाएगा 2/√2 प्लस 1/2। इसको रेशनलाइजेशन भी आप कर सकते हैं बच्चों। तो रेशनलाइजेशन जब आप कीजिएगा, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, √2 ऊपर से भी √2 नीचे भी गुना कीजिएगा, तो √2 ऊपर √2 नीचे, तो √2 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के मिलते जुलते प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे सेम चार्जेस हैं और इसका डायगोनल का जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ हमने एक दूसरे प्रकार का चार्ज रखा है कैपिटल Q। आपको बताना है इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो बच्चों इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो इस पे चारों चार्ज फोर्स लगाएंगे। यह वाला चार्ज इसको क्या करेगा बच्चों, रिपल, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको नाम दे दीजिए आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो ये जो फोर्स लगा है बच्चों, और इसको 5 नंबर नाम दे देते हैं, तो 5 पे लगा है 1 के द्वारा। उसी तरह 3 वाला क्या करेगा बच्चों, इसको रिपल करेगा, यानी F 5 पे लगा है 3 के द्वारा, ठीक है बच्चों। अब ज़रा देखो बच्चों, ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है, तो ये सेंट्रॉयड नहीं, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जब ये स्क्वायर का डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऐसा होगा कि इस कॉर्नर से उतनी ही दूरी होगी, इस कॉर्नर से भी उतनी ही दूरी होगी, इससे भी उतना ही दूरी होगा और इससे भी उतना ही दूरी होगा। ये प्रॉपर्टी है बच्चों ज्योमेट्री का। तो मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस अगर r है, तो ये वाला डिस्टेंस भी r, ये वाला डिस्टेंस भी r और ये वाला भी डिस्टेंस r। तो ज़रा बताइए बच्चों, F51 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बच्चों। ये फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच लग रहा है, K पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस माना है हमने, आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों F53 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, ये वाले फोर्स का जो इन दोनों के बीच लग रहा है, K पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बाई r²। यहाँ देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम, तो सेम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, यानी कि नेट फोर्स, ये नेट फोर्स को कैंसिल कर देगा, यानी इन दोनों के कारण नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। उसी प्रकार बच्चों ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा बच्चों। जैसे इसको हमने मान लिया F वेक्टर 5 पे लगा है बच्चों 4 के द्वारा, और इसका मैग्नीट्यूड ज़रा निकाल लीजिए आप, F वेक्टर 5 4, ये हो जाएगा KQ बाई r²। उसी प्रकार बच्चों ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा यहाँ,
ये हो गया एफ वेक्टर 5 पे लगा है 2 के द्वारा। इसका भी ज़रा मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, तो ये भी आएगा आपका KQ/r²। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल कर देगा। यानी नेट फोर्स नेट फोर्स कैपिटल Q चार्ज पे हो जाएगा आपका 0, यानी कि नल वेक्टर। तो इस तरह के प्रश्न को आप बिना बनाए भी हल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद आभास हो जाएगा कि भाई 0 कहाँ मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ स्क्वायर है जिसकी साइड है A और चारों कॉर्नर्स पे हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है और इस वाले कॉर्नर्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपसे पूछ रहा है इस कॉर्नर्स पे टोटल फोर्स कितना होगा। तो वेरी सिंपल बच्चों, इस चार्ज को ये तीनों क्या करेगा ये देखना है। तो इस चार्ज को ये क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। कितना से रिपल करेंगे, KQ²/a²। ये वाला चार्ज क्या करेगा जी, इसको रिपल करेगा। कितना से भाई, KQ²/a²। ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। कितना से करेगा बच्चों, ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, KQ²/√2 का a का होल स्क्वायर। अब बच्चों 3 वेक्टर्स काम कर रहे हैं एक ही पॉइंट्स पे। तो आप क्या कीजिए, पहले कोई भी 2 वेक्टर को जोड़ के एक बना लीजिए, फिर उस एक के साथ तीसरा वेक्टर को आप जोड़ दीजिए। इन दोनों को देखिए तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, ये दोनों देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड है। इक्वल मैग्नीट्यूड है तो आपको हमने बताया था कि जब 2 वेक्टर इक्वल हो तो शॉर्टकट में उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो ठीक बीच में होता है, जैसे 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे होगा और ये रिजल्टेंट कितना होगा, 2 एनी वन ऑफ द वेक्टर और cos 90/2, 90 दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो 90/2 कितना हो जाएगा, 45। ये बच्चों नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे सॉल्व कीजिए ज़रा। 2KQ²/a² और cos 45 का 1/√2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपोजिट। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए आप मान लीजिए F1, इसको कुछ देर के लिए हम F2 मान लेते हैं। तो ये बच्चों F1 का मैग्नीट्यूड है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं रेशनलाइज करके, √2/√2। ये इससे ये गया तो √2 KQ²/a²। उसी प्रकार बच्चों F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, फाइनली KQ²/√2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a²। तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल में बच्चों हम वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, बड़े वाले में से किसको घटाते हैं, छोटे वाले को। तो बड़े वाला देख लीजिए कौन है और छोटा वाला देख लीजिए कौन है। तो इसका मान देखिए, इसका मान देखिए 1/2 है यानी कि हाफ, यानी 0.5। और √2 का मान कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग। तो ये 1.4 शायद होता है इसका। तो ये ज़्यादा हुआ बच्चों और ये कम हुआ। तो नेट फोर्स बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, ज़्यादा वाला में से किसको घटा दीजिए, कम को। तो ये फाइनली आ जाएगा √2 KQ²/a² माइनस KQ²/2a²। तो फाइनली इससे कॉमन निकाल लीजिए आप, KQ²/a² √2 माइनस 1/2। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिया होगा।
हम भी समय समय पे आपको क्वेश्चंस देते जा रहे हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आइडिया परफेक्ट होगा आपका, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बोर्ड पे लिखा हुआ है, टू टिनिंग कंडक्टिंग बॉल ऑफ आइडेंटिकल मास m and identical charge q hang from non-conducting thread of length capital M. Assume phi is so small that tan phi can be replaced by sin phi, so that for system in equilibrium x बराबर q स्क्वायर l by 2 pi epsilon naught m into g। इस क्वेश्चंस का फिगर दिया रहेगा बच्चों आपको। इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप समझिए। ये आईआईटी में भी आ चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है। क्वेश्चंस को अभी थोड़े से साइड करके ज़रा यहाँ सोचिए। मान लीजिए बच्चों, ये रूफ है आपका, यहाँ से आप एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से आप एक बॉल को लटका लीजिए। ज़रा क्वेश्चन को अभी छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। ऐसे ही एक थ्रेड और ले आइए और एक बॉल को ज़रा यहाँ लटका दीजिए आप। दोनों बॉल का मास हमने क्या रखा है बच्चों, सेम। अभी इस दोनों बॉल में कुछ नहीं होगा। जैसे आपने सस्पेंड किया है, जैसे आपने लटकाया है, ये बॉल भी वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे इस दोनों बॉल पे आप चार्ज देंगे, मान लीजिए इसको हमने चार्ज दे दिया, इसको चार्ज दे दिया, वैसे ही इस दोनों बॉल के बीच क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होने लगेगा और ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। सवाल ये है कितना दूर भागेंगे। तो हमने देखा कि कुछ दूर भाग रहे हैं और कुछ दूर भागने के बाद ये कुछ दूर भागना बंद कर देते हैं, यानी इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए यह। तो इस घटना से हमने क्या सीखा बच्चों, कि जब चार्जलेस था तो ऐसे ही था, जैसे हमने चार्ज दिया ये एक दूसरे से दूर भागने लगे और दूर भागकर कुछ दूरी पे ये स्थिर हो गए, कुछ दूरी पे स्थिर हो गए। मान लेते हैं वह दूरी x है, और मिड पॉइंट से अगर बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमने देखा कि इधर भी फाई एंगल भागा है और इधर भी बच्चों कितना भागा है, फाई एंगल। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऐसे ही रेस्ट में आ जाता है दूर जाकर, यानी कि अब नेट फोर्स इस पर काम करना क्या कर दिया बच्चों, बंद। यानी कि हमारा सिस्टम किस में चला आता है, इक्विलिब्रियम में। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि मान लीजिए कि धागे की लंबाई अगर L हो, ये अगर बच्चों L हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए x का मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ नोन क्वांटिटी क्या क्या है बच्चों, क्या क्या आपको दिया गया है। फाई पता है आपको, L पता है धागे की लंबाई, चार्ज पता है हमको, बॉल पे दिया गया है, बॉल का क्या पता है जी, मास भी पता है m। क्या अननोन है, क्या आपको पता करना है बच्चों, तो x अननोन है और x ही आपको पता करना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आप लोग को यह सोचना होगा कि ये बॉल इससे ज़्यादा दूर क्यों नहीं गया। तो इसका जवाब है कि ये बॉल रिपल हुआ दूर जाते जाते रुक गया। मतलब इस बॉल पे पहले तो काम कर रहा था फोर्स, लेकिन इस x दूरी पे जाने के बाद इस बॉल पे नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 0। यानी कि अब इस पे नेट फोर्स 0, यानी कि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये बॉल जाकर x दूरी पे रुक गया। इसलिए ये सिस्टम ही किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कितने दूरी पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे इस प्रश्न में उत्तर भी दे दिया है, वही उत्तर आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो
इस पोजीशन में इस बॉल पे भी नेट फोर्स 0 है बच्चों, इस बॉल पे भी नेट फोर्स 0 है। अब कैसे नेट फोर्स 0 है ज़रा इसको हम लोग समझते हैं। तो इस बॉल पे टोटल कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये आपको देखना होगा। तो इसके मास के वजह से बच्चों एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चों mg डाउनवर्ड टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ, और ये बच्चों धागा है तो धागा में तनाव भी उत्पन्न होगा, टेंशन भी उत्पन्न होगा, जो कि आप 11वीं कक्षा में पढ़े हैं बच्चों। ये देखिए टेंशन भी उत्पन्न होगा। अब ज़रा बताइए बच्चों, ये टेंशन ना हॉरिजेंटल है और ना ही वर्टिकल है, ये टेंशन बीचों बीच काम कर रहा है। मतलब इस टेंशन का प्रभाव हॉरिजेंटल वे में मिलेगा और वर्टिकल में भी मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ एक लाइन खींच दिया तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखिए तो पैरेलल है, और ये फाई अगर है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, फाई। ठीक है, ध्यान से देखिए चित्र को। अगर वो वाला एंगल फाई है तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, फाई। तो टेंशन को अब दो भागों में तोड़ लेते हैं बच्चों। इस टेंशन का मान यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, तो टी साइन थीटा। अब ये मत पूछिएगा कि टी साइन थीटा कैसे हुआ, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है बच्चों, रिजोल्यूशन। अगर नहीं पता है तो हमसे आप बोलिएगा, हम लिंक भेज देंगे रिजोल्यूशन वाला वीडियो का। इस टी का मान यहाँ कितना मिलेगा बच्चों, टी कॉस फाई। अब टी को बच्चों हमने दो भाग में तोड़ दिया, टी कॉस फाई, टी साइन फाई, यानी टेंशन यहाँ से ख़त्म। टेंशन का एक प्रभाव देख लिया हॉरिजेंटल में, टेंशन का दूसरा प्रभाव देख लिया वर्टिकल में। अब ज़रा देखिए बच्चों, यानी इस गोले पे अभी टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो 3 लग रहा है, mg टी साइन थीटा, ये सॉरी टी साइन फाई और एक टी कॉस फाई। टी को हम जब तोड़ दिए दो भागों में तो टी उसी समय क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। अब देखिए बच्चों, और कोई भी फोर्स लग रहा है क्या इस गेंद पे? हाँ लग रहा है सर, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ये वाला बॉल इसको भी तो रिपल किया है बच्चों, रिपल्सन का फोर्स। ये देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों, कूलम्ब का कांस्टेंट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टोटल इस पे बच्चों 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं। mg के अपोजिट टी कॉस फाई, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के अपोजिट टी साइन फाई। अब ये बॉल मूव नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस बॉल पे नेट फोर्स बच्चों कितना है, 0। और ये नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब mg को कौन खा जाए, टी कॉस फाई, और के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को कौन खा जाए, टी साइन फाई। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम, अगर इसमें आगे कोई हरकत नहीं हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि नेट फोर्स इस बॉल पे कितना होगा बच्चों, 0। और ये तभी संभव है जब टी कॉस फाई बच्चों बराबर हो जाए किसके बच्चों, mg के, इक्वेशन नंबर 1, और टी साइन फाई बच्चों बराबर हो जाए के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे बच्चों एक और अननोन क्वांटिटी आ गया है, टेंशन। कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे टेंशन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए 2 अननोन क्वांटिटी है, टेंशन और 2 बॉल के बीच की दूरी। और इक्वेशंस, मज़े की बात क्या है, इक्वेशंस भी कितना मिल गया, 2। यानी आप आराम से बता सकते हैं टेंशन कितना है और दोनों बॉल के बीच की दूरी कितनी।
क्योंकि जितने अननोन होते हैं उतने अगर इक्वेशंस मिल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं बच्चों। इसके लिए 2 वाले इक्वेशंस को 1 वाले इक्वेशन से ज़रा डिवाइड कर लीजिए। अब आप पूछिएगा डिवाइड ही क्यों किए? ठीक है भाई, आप ऐड करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे, राइट वाले को राइट से, तो टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसलिए हमने डिवीजन का फॉर्मूला अपनाया। तो 2 को 1 से डिवाइड कीजिएगा बच्चों, तो t sin phi, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे। इक्वेशंस को डिवाइड ऐसे ही किया जाता है बच्चों, t cos phi। अब राइट वाले को डिवाइड कीजिए, KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। अब यहाँ देखो बच्चों, t से t कैंसिल हो गया, sin phi बटा cos phi कितना हो जाएगा बच्चों? tan phi। ठीक है, तो tan phi जब हो जाएगा तो ये समीकरण आपका कितना मिलेगा? tan phi इज इक्वल टू, ये देखिए mg नीचे है, ये कितना हो जाएगा? KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू mg। ओके, तो यहाँ से बच्चों x को आप एक तरफ ले आइए ज़रा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? KQ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों tan phi इंटू mg। ओके, तो k का मान आप रख दीजिए ज़रा, कितना होता है जी? वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई tan phi mg। ये हमारा क्या मिल गया बच्चों? एक्स स्क्वायर का रिलेशन। लेकिन अभी भी जो आंसर में हमको चाहिए वो नहीं मिला है, तो फिर क्या कीजिएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्वेश्चंस में देखिए बच्चों, फाई इतना कम है कि tan phi को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? sin phi से। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कितना हो जाएगा बच्चों? Q स्क्वायर, tan phi को आप रिप्लेस कर दो बच्चों sin phi से, और इंटू mg। ठीक, अब यहाँ देखिए बच्चों, sin phi का मान ज़रा देखिए, दिए गए फिगर से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है बच्चों? मिल सकता है। ये वाला ट्रायंगल उठा लीजिए। अब sin phi देखिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये देखिए मीड पॉइंट है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? x बाई 2। तो sin phi बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ओके, और यहाँ mg जैसे है वैसे ही लिख दीजिए आप। तो फाइनली बच्चों ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये l बच्चों ऊपर चला जाएगा, Q स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू mg। ये x को बच्चों इधर लाइए ज़रा, x क्यूब हो जाएगा ये, Q स्क्वायर L डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ठीक है, तो जब x का मान आप निकालिएगा तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब रूट। यहाँ का क्यूब उधर जाएगा तो 1/3। तो यहाँ क्वेश्चंस में ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 1/3 होगा और यहाँ 2 ना होके क्या होगा बच्चों, 4। ओके, तो इस तरह इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों इसी प्रश्न में यदि आपसे टेंशन का मान पूछा रहता तब फिर आप कैसे बनाते इसको। वेरी सिंपल, यहाँ t cos फाई किसके बराबर है बच्चों, mg के। तो t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, mg बाई cos फाई, और cos फाई का मान कितना होगा बच्चों, mg डिवाइडेड बाई बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। ये वाला लेंथ कितना होगा बताइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर रूट। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं ना, तो ये वाला कितना लेंथ होगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों, L पता है, X आपको पता चल गया वहाँ से, M पता है, G सबको पता है 9.8, इससे टेंशन निकल जाएगा। या आप t sin फाई बराबर इस रिलेशन से भी बच्चों क्या निकाल सकते हैं, टेंशन का मान। जो कंडीशन इस बॉल के साथ हो रहा है ना बच्चों, ठीक वही कंडीशन इस बॉल के साथ भी हो रहा है। इसीलिए ये बॉल ना आगे जा रहा है ना ये बॉल आगे जा रहा है, क्योंकि दोनों बॉल पे नेट फोर्स कितना हो गया बच्चों, 0। तो इस तरफ आप क्वेश्चन बनाइए। कोई डाउट अगर आपका होता है तो आप भेजिए डाउट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बच्चों, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच समानताएं क्या हैं, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स 11वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स 12th में आप पढ़ रहे हैं। तो दोनों में समानता क्या है बच्चों, तो पहला नंबर समानता ये है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है बच्चों कि दोनों ही फोर्स पहले बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक लगता है। चाहे वो बॉडी, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स वैसे बॉडी के बीच लगता है जिसमें चार्ज हो, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के मास के कारण लगता है। तो ये कहाँ से लगते हैं, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर पे, इसलिए इनको दोनों को क्या कहा गया है बच्चों, सेंट्रल फोर्सेस। दूसरा क्या है बच्चों, दोनों ही फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। बोथ फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब ये क्या बला है भाई, आप पढ़ चुके हैं, जो लोग कूलम फोर्स जानते हैं। जैसे दो चार्जेस हैं बच्चों यहाँ Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों R है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा बच्चों, कि पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और यदि यहाँ बच्चों m1 मास है, यहाँ m2 मास है, और दोनों मास के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है बच्चों, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के,
ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि दोनों लॉ जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। आप कंपैरिजन भी निकाल सकते हैं बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन चाहिए, मतलब डिवीज़न कर दीजिए आप। मान लीजिए यहाँ 2 चार्ज है, जितना दूरी पे रखा गया है, 2 मास भी उतना ही दूरी पे रखा गया है, तो आराम से दोनों को डिवाइड कीजिए तो KQ1 Q2 बाई G M1 M2 आ जाएगा। अब कुछ बुक्स में बच्चों क्वेश्चन दिया है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमने रखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन में मास भी होगा बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए हमने R दे दिया। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मास के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल। कंपेयर कीजिए, यानी इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात बताइए। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, आप देखिए कूलाम का कांस्टेंट लिखिए बच्चों, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, E इंटू ई स्क्वायर। और बच्चों कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि m स्क्वायर। E का मान रख दीजिए बच्चों 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बच्चों आप जानते हैं 9.1 गुना 10 का पावर -31। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको लगभग K का मान कितना रखिएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9। G का मान कितना रखिएगा, 6 रख दो भाई, रख दो, 9 गुना 10 का पावर 9। E का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई G का मान कितना होता है बच्चों, 6.67 10 का पावर माइनस शायद 31 होता है। मास कितना होता है जी इलेक्ट्रॉन का, 9.1 गुना 10 का पावर -31 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये शायद आएगा 10 का पावर 39 आएगा या 10 का पावर 41 आएगा। यानी कि आप देख लीजिएगा इसको, FE बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का पावर 39 गुना FG। यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है 10 का पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। प्रोटॉन के लिए आप बनाइएगा तो 10 का पावर क्या लग जाएगा बच्चों, 41 आ जाएगा। 10 का पावर 39 जो आया है वो 41 या 41, 42 भी लिखते हैं तो सही है, 44 तक आप लिख सकते हैं। तो इसको NCERT में दिया हुआ एक्सरसाइज में इसको ज़रा ज़रूर देखिएगा। अब तीसरा सिमिलरिटी क्या है बच्चों, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है आपका, वो दोनों ही बाबू कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कंजर्वेटिव है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका क्या मतलब है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि पाथ डिपेंडेंट फोर्स नहीं होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ये डिपेंड करता है। आप कंजर्वेटिव फोर्स क्या है 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों दोनों में, तो पहला डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए, ये जो है बच्चों में भी अट्रैक्टिव हो सकता है बच्चों और रिपल्सिव हो सकता है बच्चों। ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, डिफरेंट चार्ज होगा अट्रैक्शन होगा। लेकिन बच्चों ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज
ऑलवेज अट्रैक्टिव, वो हमेशा क्या होता है बच्चों, अट्रैक्ट ही करता है ना। दूसरा क्या अंतर है बच्चों यहाँ पे, अच्छा एक और आपका सिमिलरिटी हम भूल गए, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब दोनों जो फोर्स है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल वो लंबी दूरी तक कार्य कर सकता है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस नहीं है, बोथ आर लॉन्ग रेंजेस फोर्सेस। हाँ तो फिर से आइए डिफरेंस पे, तो एक अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा क्या है बच्चों, सिर्फ अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल। अगला डिफरेंस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के बीच लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, मास के बीच, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ। दूसरा ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है टेम्पोररी कांस्टेंट, टेम्पोररी कांस्टेंट, टेम्पोररी कांस्टेंट यानी कि कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट बच्चों मीडियम के हिसाब से अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है, वैक्यूम में अलग आएगा है ना, एयर में ये एयर वैक्यूम में अलग रहेगा, केरोसिन के अंदर अलग रहेगा, सैंड के अंदर अलग रहेगा, यानी मीडियम के बदलने के साथ कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स में जो कांस्टेंट है कूलम्ब कांस्टेंट उसका मान भी चेंज होता रहता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में बच्चों जो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो परमानेंट कांस्टेंट है, वो मीडियम के हिसाब से चेंज नहीं करता है। वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ परमानेंट कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या डिफरेंस है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो अभी हमने कंपेयर किया था इलेक्ट्रॉन्स को रख के, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 39 टाइम्स ज़्यादा मिला था ग्रेविटेशनल से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स is stronger than gravitational force। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के। जैसे दो इलेक्ट्रॉन आप रख दीजिए, उनके बीच इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण क्या निकाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दो इलेक्ट्रॉन के मास के बीच ग्रेविटेशनल निकाल लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट आया था आपका 10⁻39 ग्रेविटेशनल फोर्स के। और अगर प्रोटॉन की आप बात करेंगे तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स 10 का पावर लगभग कितना आएगा, 41 या 42 ग्रेविटेशनल के। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कमज़ोर फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्स है भाई।